Hello everyone, this is my first class. I'm giving you a brief introduction of Plato. I will teach you complete political science on my channel. If you like my video, please like and subscribe. It will motivate me to upload more videos. Now without wasting any more minute, let's start the class. By the way, the mode of teaching will be bilingual and the notes will be in English. So before Plato, let us learn a little bit about ancient political thought. इसके लिए Whitehead said that Western political thought is nothing but footnotes to Plato and Aristotle. What he meant is their works are of parallel importance. उनका जो work था वो काफ़ी important था. उनके वर्क के बारे में उन्होंने बताया कि जो उनकी बुक्स थी, उनके जो वर्क थे वो इतने इम्पॉर्टेंट थे कि उनके बाद जो भी आए हैं, जो भी स्कॉलर्स आए हैं, उन्होंने बस उनको एक्सप्लेन ही किया है, कुछ नया नहीं ऐड किया है. तो इसलिए प्लेटो और एरिस्टोटल काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं जब हम एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट पढ़ते हैं तब. देखो, अब आगे बढ़ने से पहले हम लास्की के बारे में देखते हैं. लास्की ने एक कोट कहा था कि एवरी थिंकर इज़ अ चाइल्ड ऑफ हिज टाइम. मतलब उनके कहने का मतलब था कि जो भी थिंकर है, जो भी स्कॉलर्स हम पढ़ते हैं, जैसे प्लेटो और एरिस्टोटल हम आगे पढ़ेंगे, तो उनके जो भी पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे, उनकी जो भी बातें थी, उनके जो वर्क थे, वो किससे इन्फ्लुएंस थे? उनके सर्कमस्टेंसेस से इन्फ्लुएंस थे. उनका जो एक्सपीरियंस रहा है अपनी लाइफ में, उससे वो मतलब इंस्पायर्ड थे, उससे इन्फ्लुएंस थे वो. इसलिए हमें प्लेटो और एरिस्टोटल पढ़ने से पहले उनके एक्सपीरियंस को, मतलब जो एंशियंट ग्रीस था उसके बारे में थोड़ा बहुत जानना होगा कि एंशियंट ग्रीस उस वक्त क्या रहा था, बैकग्राउंड में क्या चल रहा था. जैसे हमारे जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं वो सबके अपने अपने डिफरेंट होते हैं, अपनी अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से होते हैं. तो उसी तरह प्लेटो और एरिस्टोटल ने जो अपनी लाइफ से एक्सपीरियंस किया है, जो उनके सराउंडिंग में हो रहा था, जो उनका एक्सपीरियंस था, उससे वो इंस्पायर हुए, उससे वो इन्फ्लुएंस हुए और उसके बाद उन्होंने अपने वर्क पर आगे बढ़ी, मतलब उन्होंने और बुक्स लिखी अपनी. अब हम एंशियंट ग्रीस के बारे में जानते हैं. जो एंशियंट ग्रीस था, जो प्लेटो और एरिस्टोटल के वक्त में क्या था, जो ग्रीस थी वो डिवाइडेड थी, सिटी स्टेट्स में बटी हुई थी. जो सिटी स्टेट्स क्या थी, या आजकल के जो मॉडर्न स्टेट्स हैं उतने बड़े नहीं थे, वो छोटे थे. जो हमारे आज के मॉडर्न स्टेट्स हैं उनसे काफ़ी छोटे हुआ करते थे. ये इतनी छोटी छोटी सोसाइटीज़ थी जिन्हें जिन्हें सिटी स्टेट कह रहे थे. जो सोसाइटी और स्टेट में कोई डिफरेंस नहीं था, वो काफ़ी छोटी छोटी सी थी और ये अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट एंटिटी थी. ओके, ये इनका एक दूसरे से सेपरेट थी, इनका अपनी गवर्नेंस थी, अपना अपना तरीका था रहने का. इनकी अपनी अपनी सोसाइटीज़ थी और उसी को सिटी स्टेट्स कहा जाता था. ठीक है. इन स्टेट्स में क्या था, जो सोशल और पॉलिटिकल लाइफ थी उसमें कोई डिफरेंस नहीं था. इनके जो पब्लिक स्फीयर और पर्सनल स्फीयर था उसमें कोई डिफरेंस नहीं था. ये पब्लिक स्फीयर और पर्सनल स्फीयर क्या होता है ये हम आगे देखेंगे. लेकिन इनकी जो मतलब एक तरह से उनकी पर्सनल लाइफ में और जो मतलब उनकी गवर्नमेंट थी उसमें कोई डिफरेंस नहीं था, जो सोशल पॉलिटिकल लाइफ थी. ये जो सिटी स्टेट्स हैं ये आपस में हमेशा लड़ती रहती थी, ये कांस्टेंट वॉर्स में थी. तो उसी तरह एक 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 फेमस वॉर हुआ है जो प्लेटो के वक्त हुआ था, जिसे प्लेटो ने एक्सपीरियंस किया है, वो था पेलोपोनेशियन वॉर था. ये पेलोपोनेशियन वॉर, इसका टाइमलाइन था 431 से 405 बीसी था. और ये काफ़ी सिटी स्टेट्स काफ़ी जो इसमें लड़ रही थी, लेकिन मेनली ये किसके बीच में था, एथेंस एंड स्पार्टा. ये थोड़ी मेजर सिटी स्टेट्स थे. तो ये उनके बीच में, मतलब मेनली उनके बीच में था, काफ़ी स्टेट्स के बीच में, लेकिन मेनली उनके बीच में था. और इसमें स्पार्टा ने एथेंस को डिफीट किया था. स्पार्टा ने, ये जो स्पार्टा और एथेंस के बीच में ट्रेडिशनल राइवलरी थी, ये काफ़ी पुरानी चलती आ रही है. और इसी पेलोपोनेशियन वॉर में स्पार्टा जीत गया था, उसने एथेंस को हरा दिया था. और जो ये ग्रीक सोसाइटी थी ये क्या थी, क्लासेस में डिवाइडेड थी. मतलब इसमें मास्टर्स थे, स्लेव्स थे. ओके, वहाँ इक्वालिटी नहीं थी वहाँ पे. और मतलब एक तो ये इगैलिटेरियन सोसाइटी नहीं थी. इगैलिटेरियन मतलब वहाँ कोई इक्वालिटी नहीं थी. और ये इक्वालिटी मैन में भी थी और मैन एंड वीमेन में भी थी. तो मैन में जैसे एक कुछ लोग मास्टर्स थे और कुछ पुअर थे. ओके, कुछ रिच थे, कुछ पुअर थे, कुछ मास्टर्स थे, कुछ स्लेव्स थे उनमें. ओके, मैन एंड वीमेन में क्या थी कि उनमें भी इक्वालिटी नहीं थी. वीमेन पब्लिक स्फीयर में कुछ नहीं बोल सकती थी, वो सिर्फ घर के काम कर सकती थी. उनको पॉलिटिक्स में आना अलाउ नहीं था, वो अपनी बातें खुल के रख नहीं सकती थी. ये एक हाईली पेट्रियार्कल सोसाइटी थी. और ये जो एंशियंट ग्रीस था ये क्या थी, इथनोसेंट्रिक सोसाइटी थी. मतलब ये अपने आप को सुपीरियर समझते थे. ये अपनी जो रेशियल सुपीरियॉरिटी थी यहाँ पे, मतलब अपनी जो रेस है, ये क्या, हम ग्रीक्स हैं, हम काफ़ी सुपीरियर हैं. और जो नॉन ग्रीक्स थे उन्हें ये बारबेरियन समझते थे. बारबेरियंस का मतलब होता है अनसिविलाइज्ड पीपल.
ग्रीक्स के लिए इक्वालिटी क्या थी, नेचुरल थी और ये डिज़ायरेबल थी। डिज़ायरेबल भी और इसीलिए उन्होंने स्लेवरी को जस्टिफाई किया। मतलब वो मानते थे कि भगवान ने बनाया ही ऐसा है कि किसी को दिमाग दिया है, किसी को ब्रेन है किसी के पास, तो वो तो पॉलिटिक्स ही करेगा ना। तो वो पब्लिक स्फीयर पे फोकस करेगा, जो मतलब पब्लिकली लाइफ होती है, जो रूल्स बनाते हैं, लॉज बनाते हैं, वो तो उस पर फोकस करेगा। वो थोड़ी ना घर के काम करेगा या कोई और काम करेगा। और भगवान ने कुछ लोगों को स्ट्रेंथ दी है, दिमाग नहीं दिया, तो फिर उनका काम यही कि वो स्ट्रेंथ रिलेटेड काम करे, जैसे कि घर के काम करे, कृषि पे ध्यान दे, मतलब हमारे घर के काम करे, मतलब एक तरह से। और ये जो थी, इसीलिए उन्होंने क्या कहा है कि ये नेचुरल है, ये तो भगवान ने ऑलरेडी बनाई, इनइक्वालिटी तो भगवान ने ही करके दी है, इनइक्वालिटी पहले से ही। और डिज़ायरेबल भी है क्योंकि मतलब स्लेव्स अगर स्लेव सारे काम करेंगे जो घर के होते हैं, बाहर होते हैं, तभी तो वो फ्री हो पाएंगे। जो मास्टर्स है वो फ्री रहेंगे, उनके पास टाइम होगा, वक्त होगा कि वो पॉलिटिक्स पे ध्यान दे, वो लॉज बनाने पे ध्यान दे कि सोसाइटी कैसे चलाई जाए। ओके। और इसीलिए इस तरह से उन्होंने स्लेवरी को जस्टिफाई किया है। और ये क्या थी, ये एग्रेरियन सोसाइटी थी। और यहाँ पे मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या था, स्लेव्स थे, जो स्लेवरी थी वही प्रोड्यूस करते थे, वही काम किया करते थे। कृषि आधारित सोसाइटी थी ये। ओके। तो तो ये जो एंशंट ग्रीस था, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन अब हम देखते हैं, इसकी शुरुआत एंशंट ग्रीस से ही हुई है। इसलिए ग्रीस को क्या माना जाता है, बर्थ प्लेस माना जाता है वेस्टर्न सिविलाइजेशन का। अब हम पढ़ते हैं प्लेटो के बारे में। हमने कुछ ब्रीफ नॉलेज ले लिया है एंशंट ग्रीस के बारे में। अब हमें पता है कि प्लेटो की लाइफ में, मतलब जो एंशंट ग्रीस था उस वक्त क्या चल रहा था, बैकग्राउंड में क्या था, कि जो जिसने प्लेटो को प्लेटो बनाया। ओके। सो प्लेटो का टाइमलाइन था 427 से 347 BC। ओके। प्लेटो एथेंस के थे। उनके जो टीचर थे उनका नाम सोक्रेटिस था, और जो उनके डिसाइपल थे एरिस्टोटल, जिनके बारे में हम आगे जानेंगे, तो वो उनके स्टूडेंट थे। ओके। जो प्लेटो थे उनका रियल नेम एरिस्टोक्लस था। एरिस्टोक्लस का मतलब होता है विच मीन्स बेस्ट एंड रीनोन, जो काफ़ी फेमस हो, जो बेस्ट हो, ये उनका नाम था। जो प्लेटो है, लेकिन उनका नाम एरिस्टोक्लस से प्लेटो पड़ा बिकॉज उनके जो शोल्डर थे वो काफ़ी ब्रॉड और स्ट्रांग हुआ करते थे। और ये ग्रीक वर्ड प्लेटिस से डिराइव हुआ है, जिससे उनका नाम प्लेटो पड़ गया। ओके। और उनके बिकॉज ऑफ देयर ब्रॉड शोल्डर्स एंड स्ट्रांग शोल्डर्स। प्लेटो प्लेटो एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करते थे, मतलब काफ़ी वेल टू डू फैमिली थी, गरीब नहीं थे वो। और उनकी फैमिली क्या थी, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थी, वो लॉ मेकिंग में इन्वॉल्व थी उनके घर से। तो ये श्योर था ये कि वो हमेशा से चाहते थे पॉलिटिक्स ज्वाइन करना, क्योंकि उनके घर का जो एटमॉस्फेयर था वो वैसा ही था। तो वो श्योर था कि वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे। बट उन्होंने क्या किया, अब उनका ध्यान पॉलिटिक्स से हट गया और फिलॉसफी की तरफ आ गया। अब ऐसा क्या हुआ कि उनका ध्यान इससे फिलॉसफी की तरफ आ गया और पॉलिटिक्स से हट गया। तो उनके लाइफ में दो मेजर इंसिडेंट हुए थे। ओके। दो मेजर इंसिडेंट थे जिनने उनका अटेंशन फिलॉसफी की तरफ अट्रैक्ट किया था, उनका अटेंशन लिया। तो ये दो मेजर इंसिडेंट क्या थे, एक तो था कि जो एथेंस से डिफीट हुई थी, द डिफीट ऑफ एथेंस, एथेंस की स्पार्टा से डिफीट, जो स्पार्टा उनका राइवल था, ट्रेडिशनल राइवल था, उससे जो उनको डिफीट मिली, एक तो वो रीज़न था। एक जो उनके जो मतलब उनके टीचर थे सोक्रेटिस, उनकी डेथ, जिन इन दो रीज़न्स के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ये दो रीज़न थे जिन्होंने उनका फोकस पॉलिटिक्स से हटाकर फिलॉसफी की तरफ शिफ्ट कर दिया था। ओके। सो डिफीट, ए फर्स्ट है डिफीट ऑफ एथेंस। प्लेटो क्या थे, एक बहुत ही अच्छे पैट्रियट थे, ग्रेट पैट्रियट थे। उन्हें अपनी मदरलैंड जो कि एथेंस है उससे काफ़ी प्यार था। वो उनको मतलब ये जो स्पार्टा उनके ट्रेडिशनल राइवल थे, उससे डिफीट उनको सहन ही नहीं, उनको समझ ही नहीं आया कि रीज़न आखिर क्या था, कि मतलब हम स्पार्टा से हार गए। और क्या रीज़न था अकॉर्डिंग टू प्लेटो, प्लेटो ने सोचा कि मुझे ये रीज़न फाइंड आउट करना होगा। तो देखना होगा कि आखिर ये रीज़न है क्या कि जिससे हम एथेंस हैं, एथेंस वासी स्पार्टा से हार गए। तो उन्होंने रिसर्च की, उन्होंने देखा कि उनका रीज़न क्या हो सकता है। तो उन्होंने जब एथेंस की तरफ देखा, उन्होंने देखा कि यहाँ इनइक्वालिटी है काफ़ी। उन्होंने दो रीज़न बताए। उन्होंने ऐसे कहा कि मतलब जो हमारी सिटी है एथेंस, जो सिटी स्टेट एथेंस थी, वो क्या थी, वो खुद में ही दो सिटी में बंटी हुई थी। एक तरफ तो पुअर थी, द सिटी ऑफ रिच थी, और एक तरफ सिटी ऑफ पुअर थी। ओके। इनमें दो में बटे हुए थे। वहाँ पे उनका मतलब था कि यहाँ पे कितनी इनइक्वालिटी है। यहाँ पे जो रूलिंग क्लास थी वही रिच थी, और जिसका रेशो कम था, और जो मेजोरिटी थी वो वो पुअर पीपल थी। ओके। और सेकेंड रीज़न उन्होंने दिया है कि जो सोक्रेटिस की डेथ हुई थी, सोक्रेटिस की डेथ 399 BC में हुई थी। प्लेटो ने माना है कि जो सोक्रेटिस थे वो वाइजेस्ट मैन थे,
और उनको डेथ सेंटेंस दे दिया गया था, जो उस वक्त करंट गवर्नमेंट थी, जो प्लेटो के टाइम में डेमोक्रेसी हुआ करती थी एथेंस में। और वो जो डेमोक्रेसी थी, उन्होंने उन्हें हेमलॉक दे दिया, मतलब एक पॉइजनस ड्रिंक दे दी सॉक्रेटिस को पीने के लिए, कि मतलब मरने के लिए, डेथ उनको इस तरह से दी गई थी। तो ऐसा उन्होंने क्यों किया था? क्योंकि उन पर अक्यूज़ किया गया था, सॉक्रेटिस पर इल्ज़ाम लगा था कि वो मिसलीड कर रहे हैं यूथ को, वो यूथ को भ्रमित कर रहे हैं कि वो डेमोक्रेसी, मतलब उन जो उस वक्त रूलिंग पार्टी, मतलब रूलिंग क्लास थी, उनको क्वेश्चन करने के लिए वो उनको मतलब अक्यूज़ कर रहे हैं कि उनको मिसलीड, यूथ को मिसलीड कर रहे हैं, उनके वो उनके दिमाग में ऐसी चीज़ें डाल रहे हैं ताकि वो क्वेश्चन करें जो करंट गवर्नमेंट है, जो उनकी डेमोक्रेसी है उसको क्वेश्चन करें। तो इस तरह से रूलिंग क्लास खतरे में आ जाती। तो उन्होंने उनको कहा कि आप, मतलब उन पर सेडिशन के चार्जेस लगा दिए कि आप तो यूथ को मिसलीड कर रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ सॉक्रेटिस को जहर पीने के लिए दिया, उससे पहले उन्होंने, सॉक्रेटिस काफ़ी फेमस थे एथेंस में, काफ़ी वाइजेस्ट मैन कहे जाते थे, लोग उन्हें मानते थे। तो उन्होंने उनको ऑप्शन दिया था, उन्होंने उनको चॉइस दी थी कि आप एथेंस छोड़ के चले जाइए। लेकिन सॉक्रेटिस ने कहा कि अगर मैं एथेंस छोड़ के चला गया तो इसका मतलब मेरी बातें झूठी हो जाएगी, जो मुझे फॉलो करते हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो सोचेंगे कि शायद मैं डर गया और मैं चला गया यहाँ छोड़ के। पर नहीं, मैंने जो भी बातें सिखाई है, मेरे स्टूडेंट्स उसे फॉलो करें, वो बातें आगे जाए। और इसलिए उन्होंने कहा कि मैं मरना ज़्यादा पसंद करूँगा। इसलिए उनको हेमलॉक दे दिया गया। हेमलॉक क्या था? एक पॉइजनस ड्रिंक थी, पॉइजन ड्रिंक थी, तो उनको दे दी गई थी और उन्होंने वो ले लिया। तो इसलिए इस इंसिडेंट के बाद से, कि मतलब जो डेमोक्रेसी थी उसी ने उनको, मतलब सॉक्रेटिस को डेथ सेंटेंस दिया। तो प्लेटो ने क्या किया? उनको मतलब हेट्रेड हो गई टुवर्ड्स डेमोक्रेसी, उनको डेमोक्रेसी से नफरत हो गई, कि मतलब उन्हें डेमोक्रेसी कभी पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा, उन्होंने डेमोक्रेसी को कैसे जस्टिफाई, मतलब डिफाइन किया है। उन्होंने कहा है कि मतलब डेमोक्रेसी क्या है? वो एक रूल ऑफ इग्नोरेंस है, रूल ऑफ फूल्स है। मतलब एक फूल्स है, जो मूर्ख लोग हैं, जो मिलकर सिटी स्टेट चला रहे हैं, पूरा एथेंस को चला रहे हैं। इसलिए उन्होंने डेमोक्रेसी को डिफाइन किया इस तरीके से। ठीक है। उन्होंने ये जो रीजंस थे वो उन्होंने दिए थे डिफीट के, एथेंस के, एथेंस कैसे हारा, ये उन्होंने रीजंस दिए थे। अब उन्होंने, ऐसे प्लेटो ने बताया कि उस एथेंस में डबल ट्रेजेडी हो गई है। मतलब डबल ट्रेजेडी कैसे? कि फर्स्ट तो हम रूल किए जा रहे हैं इग्नोरेंस के थ्रू, जो डेमोक्रेसी थी, जो अभी उन्होंने बताया कि डेमोक्रेसी इज़ रूल ऑफ इग्नोरेंस, रूल ऑफ फूल्स। ओके। सो उन्होंने कहा कि इग्नोरेंस तो हमें रूल कर रहे हैं। और दूसरी बात यह कि इग्नोरेंट्स को पता ही नहीं है कि उन्हें पता नहीं है, उन्हें कुछ नहीं आता है, कि वो इग्नोरेंट्स है, उन्हें कुछ नहीं पता, उन्हें पता ही नहीं है। तो ये दो रीजंस उन्होंने बताए थे, और इन दो रीजंस को उन्होंने डबल ट्रेजेडी बोला है, इसे उन्होंने डबल ट्रेजेडी बोला है। ओके। जो प्लेटो थे उनका मानना था कि जो इग्नोरेंस है वो क्या है? वाइस है। वाइस का मतलब होता है ईविल, ईविल है। इग्नोरेंस क्या है? ईविल है। और जो नॉलेज क्या है? वो वर्च्यू है, उनके अकॉर्डिंग, प्लेटो के अकॉर्डिंग। आफ्टर सॉक्रेटिस एग्जीक्यूशन, फियरिंग ऑफ हिज ओन डेथ, प्लेटो लेफ्ट एथेंस। अपनी खुद की जान की परवाह की उन्होंने सोचा कि, मतलब डर गए वो, कि भाई प्लेटो ने सोचा कि इन सब ने, जो डेमोक्रेसी थी, जो ये रूलिंग क्लास थी, उन्होंने मिलकर सॉक्रेटिस को एग्जीक्यूट कर दिया, जो कि सबसे वाइजेस्ट मैन कहे जाते हैं। तो हो सकता है ये मुझे भी मार दे। तो इसलिए वो क्या करे, उन्होंने एथेंस छोड़ के चले गए। उन्होंने एथेंस छोड़ दिया, इसलिए वो काफ़ी जगह वो गए। जैसे उन्होंने एथेंस छोड़ने के बाद सिसिली गए, इजिप्ट गए, उन्होंने मेगारियन स्कूल ऑफ थॉट गए, जो मेगारा में थी, जिसे यूक्लिड चला रहे थे। यूक्लिड उनके वहाँ के टीचर थे। तो ये यूक्लिड उनके साथ ही पढ़े हुए थे, सोक्रेटिस के साथ। सोक्रेटिस के डिसाइपल थे यूक्लिड भी, जैसे प्लेटो है उसी तरह। तो इस तरह से वो भटकते रहे, लेकिन बाद में वो 386 बीसी में फिर से एथेंस आ गए। और यहाँ आने के बाद उन्होंने अपनी स्कूल, एकेडमी एस्टेब्लिश की थी। ये जो एकेडमी है, इसका नाम एकेडमी पड़ा था जो एथेंस का एक लोकल हीरो था, एकेडेमस और हिकेडेमस, उसके नाम पर पड़ा था। ओके। और ये कोई पहली स्कूल नहीं थी एथेंस के अंदर, इससे पहले भी स्कूल एस्टेब्लिश हो चुकी है। तो जो पहले स्कूल एस्टेब्लिश हो चुकी है उनके हम देखते हैं कि जो जो एकेडमी से पहले एस्टेब्लिश हुई थी स्कूल, वो है पाइथागोरियन स्कूल ऑफ क्रोटोना। ठीक है। ये 520 बीसी में एस्टेब्लिश हुई थी। और दूसरी है जो स्कूल ऑफ आइसोक्रेट्स, ये 392 बीसी में एस्टेब्लिश हुई थी। सो जो ये पाइथागोरियन स्कूल है, इसे पाइथागोरस चलाते थे। ओके। और ये इसके अंदर, ये स्कूल में क्या था, इस स्कूल में कि विमेन को एडमिशन लेना अलाउ था उस वक्त। मतलब विमेन अलाउ नहीं थी ना एडमिशन लेने के लिए, पेट्रियार्कल सोसाइटी थी इसलिए। तो उन्होंने ये पाइथागोरियन स्कूल में विमेन आ सकती थी, और इसी से इंस्पायर होके प्लेटो ने अपनी जो स्कूल है एकेडमी, उसके अंदर विमेन को अलाउ किया कि आप आ सकते हो, आप एडमिशन ले सकते हो उसमें, इसके अंदर। ओके। अपनी इस एकेडमी के अंदर एडमिशन ले सकते हो।
प्लेटो का जो ये स्टेप था, जो उस वक्त एथेंस काफ़ी हाईली पेट्रियार्कल सोसाइटी था और उसमें ये काफ़ी ह्यूज स्टेप था कि जो उन्होंने लिया। तो इसके बारे में भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि उन्हें फर्स्ट फेमिनिस्ट कहा जाता है, क्यों कहा जाता है हम देखेंगे। लेकिन उन्होंने जो ये स्टेप लिया था, इस वजह से उन्हें आगे फ्यूचर में फर्स्ट फेमिनिस्ट कहा जाता है, मतलब कहा गया। तो इसके बारे में हम डिटेल में आगे और पढ़ेंगे। लेकिन ये तो है कि उन्होंने अपने स्कूल में पाइथागोरियन स्कूल से इंस्पायर होकर वुमेन को अलाउ किया था एडमिशन लेने के लिए। ओके। और वो मैथमेटिक्स से भी काफ़ी इन्फ्लुएंस थी, उनको मैथमेटिक्स इतनी पसंद थी कि उन्होंने अपनी जो एकेडमी का डोर था, जो मेन डोर था, उस पर उन्होंने ये भी लिख दिया था, एक कोट लिख दिया था कि लेट नो वन इग्नोरेंट ऑफ ज्योमेट्री एंटर हियर, कि मतलब जिसे ज्योमेट्री नहीं आती है वो यहाँ एंटर नहीं हो सकता, वो उसे एडमिशन उसे मतलब आना अंदर आना अलाउ नहीं है। बुक्स के बारे में देख लेते हैं। सो जब प्लेटो ने काफ़ी सारी बुक्स लिखी थी, जिसमें से मेनली हम 3 की बात करेंगे, रिपब्लिक की, द स्टेट्समैन की एंड द लॉज की। तो बुक्स काफ़ी थी, लेकिन हम इनके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल हम इन 3 के बारे में ब्रीफ ओवरव्यू ले रहे हैं। ओके। सो जब रिपब्लिक है, जिसका सब टाइटल कंसर्निंग जस्टिस भी कहा जाता है, ये प्लेटो ने तब लिखी थी जब प्लेटो यंग हुआ करते थे, यंग प्लेटो ने लिखी है। और जो द स्टेट्समैन है, ये प्लेटो ने तब लिखी थी जब वो ट्रांजिशन में थे, संक्रमण काल में थे। और द लॉज उन्होंने तब लिखी थी जब वो मेच्योर हो चुके थे। ओके। सो जो रिपब्लिक है, रिपब्लिक उनकी मैग्नम ओपस कही जाती है। ये उनका काफ़ी फेमस वर्क था, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क था। तो इसमें प्लेटो आइडियल स्टेट की बात करते हैं, फिलोसफर किंग की बात करते हैं। फिलोसफर किंग और आइडियल स्टेट क्या है, ये इस बुक में क्या लिखा है, रिपब्लिक में, द लॉज में क्या है, इन सब के बारे में हम डिटेल में आगे देखेंगे। और लेकिन फ़िलहाल हम इनके बारे में सिर्फ ब्रीफली ले रहे हैं, ध्यान रखें, देख रहे हैं। तो ये जो प्लेटो आइडियल स्टेट की बात करते हैं, फिलोसफर किंग की बात करते हैं। तो जो रिपब्लिक है, इस टाइम जब प्लेटो यंग थे तो प्लेटो क्या थे, यूटोपियन थे, काफ़ी काल्पनिक बातें करते थे। काल्पनिक जैसे मतलब आइडियल स्टेट, फिलोसफर किंग की, मतलब ये ऐसी बातें जो धरातल पे पॉसिबल ही नहीं है। कौन सा आइडियल स्टेट नहीं बन सकता, कोई भी स्टेट, और जहाँ सब कुछ सही से हो रहा हो, परफेक्टली हो रहा हो, ऐसा नहीं हो सकता। कोई फिलोसफर किंग कोई निस्वार्थ सेवा नहीं कर सकता, उसकी सिटी स्टेट की कोई सेवा नहीं कर सकता निस्वार्थ, कोई रूल नहीं कर सकता। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। ओके। सो गाइस, इन टुडेज क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट एंशिएंट ग्रीस, प्लेटो, and a brief overview of his works. Okay, so that's all for today, guys. I will upload more classes soon. In further classes we will study more about Plato, his works, his theories, and the criticism of Plato by other scholars. If you like my video, please make sure to like and subscribe my channel. It will really motivate me. Thank you.